हाय गाइस, वेलकम टू ऑलीबोर्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं सौरभ, आप सभी लोगों का साइंस और क्वांट फैकल्टी सभी मेरे भाइयों का बहुत ही तहे दिल से आज की आपकी इस क्लास में स्वागत करता हूँ। और गाइस, हमने आरआरसी ग्रुप डी का अपना साइंस का एक सेशन चलाया था 25 में 25 की तैयारी जहाँ पे कर रहे थे। आज उसका दिन 12वां है और ये वीडियो आपके सामने रिकॉर्डेड आ रही है, यानी जो भी सवाल हैं केवल वो सवाल और उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं आप सभी तक पहुंचाऊंगा। आराम से देखिए, वीडियो को एंजॉय करिए, सारी इन्फॉर्मेशन जो दे रहा हूँ वो सारी इन्फॉर्मेशन समझिए। ठीक है, और फिर अपन मंडे को सुबह 11 बजे, सॉरी, मंडे से आपका टाइमिंग चेंज हो रहा है क्लास का। गाइज, एक और इन्फॉर्मेशन दे ही देता हूँ सभी के पास, जिनके पास भी आपके पास वीडियो पहुंचेगी। मंडे से आपका ये जो साइंस की क्लास है, साइंस की क्लास का जो टाइम है वो चेंज हो रहा है। अब ये दोपहर के 3 बजे हुआ करेगी। कब होगी? दोपहर के 3 बजे, 3 से 4 PM पर आपकी क्लास अब होगी। ठीक है, और 5 से 6 आपका जैसे मैथ की क्लास चलती थी, तो 5 से 6 आपकी मैथ्स की क्लास चलेगी और 3 से 4 आपकी साइंस की क्लास चलेगी। ठीक है। अच्छा, आप सभी को पता है 8 अगस्त को एसएससी सीजीएल का टीयर 2 का मेंस का एग्जाम आ रहा है। ठीक है, एसएससी सीजीएल टीयर 2 एसएससी सीजीएल का मेंस का एग्जाम है, जिसका ऑलिव बोर्ड ने बहुत ही शानदार क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे से मैथ्स पढ़ते हैं, तो अगर आप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, तो ये क्रैश कोर्स में आप जुड़ सकते हैं, जहां पे मैथ्स मैं पढ़ाऊंगा और इंग्लिश जो आपको है वो सबा मैम पढ़ाएंगी। इसमें एडवांस लेवल तैयारी मैं करवाऊंगा, एडवांस लेवल अरिथमेटिक और एडवांस मैथ की तैयारी मैं कराऊंगा। सारी जो आपकी 45 से ज़्यादा लाइव क्लासेस हैं, यहाँ पे सारी क्लासेस आपकी 2 घंटे की होने वाली हैं। आपकी इंग्लिश की क्लास भी 2 घंटे की यहाँ पे चलेगी और मैथ्स की क्लास भी जो मैं पढ़ाऊंगा वो भी 2 घंटे की चलेगी। तो 2 2 घंटे की आपकी इंग्लिश और मैथ की क्लास चलने वाली है। शानदार तरीके से बहुत अच्छे लेवल में पढ़ाएंगे यहाँ पे आपको। यहाँ पे 40 आपको मैथ्स के मॉक मिलने वाले हैं टीयर 2 के। ठीक है, जो आपका मेंस का एग्जाम है उसके टीयर 2 के 40 मैथ के मॉक्स और 40 आपको इंग्लिश के मॉक्स टीयर 2 के मिलने वाले हैं। पूरा कंप्लीट कवरेज आपको दिया जाएगा सौरभ कोड का इस्तेमाल करके। ये जो आपके सामने कोड लिखा है, आप सबसे ज्यादा डिस्काउंट 50% का इस कोर्स पे ले सकते हैं और ये सीधे आपको केवल और केवल 749 रुपीज में मिल जाएगा। 749 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा 50% डिस्काउंट के साथ। इस कोर्स में जरूर जुड़िए, बहुत शानदार कोर्स है। इतना कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि आप हमेशा कहोगे कि हमें सौरभ सर से ही मैथ पढ़नी है और ऑली बोर्ड से ही कनेक्ट होना है। ठीक है, तो उस लेवल पे अपन यहाँ पे मैथ पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे ही कोड इस्तेमाल करोगे सौरभ, आपको ये कोर्स 749 में मिलेगा। ठीक है, 749 में और ज्यादा डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। मॉनसून का बिग बैश ऑफर चल रहा है, रेनिंग ऑफर चल रहा है 11 जुलाई तक। 50% ऑफ सारे एसएससी और सारे एसएससी प्लस रेलवे के जो आपके कोर्सेज हैं या आपके वहां पे मॉक टेस्ट हैं, सब पे आपका 50% डिस्काउंट है। अगर आप एसएससी बस का मॉक लेते हैं तो 50% ऑफ के बाद ये मॉक आपको 1 साल के लिए सारे एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं, सारे एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ 499 में आपको एसएससी के सारे प्री मेंस सेक्शनल सारे टॉपिक वाइज टेस्ट का एक्सेस मिलेगा। अगर आप एसएससी रेलवे के स्टूडेंट हैं, एसएससी के भी रेलवे की, और इसका एलिट ज्वाइन करते हैं तो 50% डिस्काउंट के बाद आप 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ 649 में आप ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी प्लस रेलवे एलिट, जहां पे अगले 1 साल तक जितने भी एसएससी और रेलवे के एग्जाम आएंगे, जितने भी नए मॉक टेस्ट लॉन्च होंगे, सभी का एक्सेस आपको मिल जाएगा। अगर आप वीडियो कोर्सेज चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी सुपर एलिट और एसएससी प्लस रेलवे सुपर एलिट, जहां पे ऑल कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा। आपको पीडीएफ्स मिलेंगी, नोट्स मिलेंगी और सारे के सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। दो वैलिडिटी होती है, 6 और 12 मंथ्स की, आप जो मन करे ले सकते हैं। 11 जुलाई तक 50% का शानदार डिस्काउंट आप यहाँ पे उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये मॉनसून का बिग बैश ऑफर है, 50% का डिस्काउंट आप यहाँ पे उठा सकते हो। चलिए, और इन सारी क्लासेस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो साइंस बाई सौरभ सर मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पे इन सारी क्लासेस की पीडीएफ मिलती है। आपकी मैथ और साइंस का सारा इंफॉर्मेशन, कोई डाउट, सारी चीजें आप मेरे से यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे ऑली बोर्ड एसएससी, आपका ऑली बोर्ड का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पे आप ऑली बोर्ड से कनेक्ट होने के लिए जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पे आ चुका है। पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पे आ चुका है और करते हैं सारे सवाल एक एक करके करते हैं यहाँ पे कंप्लीट।
पहला सवाल, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक है, यहाँ पे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। थाइमस ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, तो देखिए आपको याद रखना है, वैसे तो अगर लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड में अगर पैंक्रियाज दिया है तो पैंक्रियाज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे पैंक्रियाज नहीं दिया है तो आपकी आंसर होगा थायराइड ग्रंथि। आपका आंसर क्या होगा? थायराइड ग्रंथि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड आपकी कौन सी हो जाएगी? थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे पैंक्रियाज होता तो पैंक्रियाज आपकी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ओवरऑल अगर मैं लिख दूं, ओवरऑल अगर मैं लिखूं, ओवरऑल लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, लार्जेस्ट यहाँ पे मैं लिख ही देता हूं ताकि कंफ्यूजन दूर रहे। ये केवल 4 ऑप्शन में मैं बता रहा हूं, थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ी है। ओवरऑल लार्जेस्ट एंडोक्राइन जो ग्लैंड है वो आपकी कौन सी है? पैंक्रियाज। क्या है वो? आपकी पैंक्रियाज ग्रंथि है, यानी अग्नाशय है। ठीक है, जो आपकी थायराइड ग्रंथि है ये कहाँ मौजूद है? तो ये आपके गर्दन में मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है? आपके नेक वाले एरिया में, गर्दन में ये आपकी ग्लैंड मौजूद है। ये एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है। किस प्रकार की होती है? तितली के आकार की ग्रंथि आपकी होती है। Which gland plays an important role in the converting the food we eat into fuel for the body's cell। ठीक है, हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन को शरीर की कोशिकाओं के लिए ईंधन में बदलने में कौन सी ग्रंथि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन को शरीर की कोशिकाओं के लिए ईंधन में बदलने में कौन सी ग्रंथि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? गोनेट्स, पैंक्रियास, पिनियल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, जननांग, अग्नाशय, पिनियल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन को शरीर की कोशिकाओं के लिए ईंधन में बदलने के में कौन सी ग्रंथि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो पैंक्रियाज ये निभाती है। ठीक है, तो ये जो भी आप खाना खाते हो ना, जो भी आप भोजन करते हो, तो वो आपका किस में बदलता है? ग्लूकोज में बदलता है पाचन की प्रक्रिया के बाद। किस में बदलता है? पाचन की प्रक्रिया के बाद आपका ग्लूकोज में बदलता है, और यही ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए एनर्जी, ऊर्जा का काम किया करता है। ठीक है, ऊर्जा का ये हमारे लिए काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पैंक्रियाज है ना, पैंक्रियाज कई प्रकार के आपके पैंक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस निकालता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि पैंक्रियाज मिश्रित ग्रंथि है, ये आपका हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का श्रावण करता है। तो आपके जो एंजाइम्स हैं यही क्या करते हैं? भोजन के पाचन में मदद करते हैं, और इसीलिए आपका ये क्या करता है? एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पैंक्रियाज आपका मिश्रित ग्रंथि होती है। ठीक है, ये आपका क्या है? अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होता है। ठीक है, और बाह्यस्रावी ग्रंथियों से आपका एंजाइम निकला करता है। ठीक है, बाकी के जो ऑप्शन है वो आपका क्या है? वो सारे अंतःस्रावी ग्रंथियां आपकी होती हैं। अगला सवाल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोरी सेल्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पुरुष प्रजनन प्रणाली में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य है? What is the function of Sertoli cells in the male reproductive system? पुरुष प्रजनन प्रणाली में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है? लिंग के निर्माण में मदद करते हैं, पुरुष सेक्स हार्मोन स्रावित करते हैं, मनुष्य के जीन का वाहक करते हैं, या रोगाणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करते हैं। क्या करते हैं आपके सर्टोली सेल्स? ठीक है, तो जो ये सर्टोरी सेल्स होते हैं ये आपके जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? उसको पोषण प्रदान करते हैं। जर्म सेल, जर्म सेल आपकी किसकी होती हैं? जो आपकी यहाँ पे एक तरह से टेस्टिस में मौजूद होती हैं। कहाँ मौजूद होती हैं? आपकी वृषण में, टेस्टिस में आपके ये मौजूद होती हैं जर्म कोशिकाएं। ठीक है, जर्म सेल्स मौजूद होते हैं, जिनसे आपका क्या बनता है? स्पर्म बनता है। उन्हीं को पोषण देने का काम कौन करता है? आपका सर्टोरी सेल्स करता है। ये भी कहाँ मौजूद होता है? आपके टेस्टिस में। ठीक है, तो ये देखिए टेस्टिस है, इसमें ये आपके सेल है सर्टोरी सेल, ये वाला आपका जो भाग है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको लाल कलर से बना देता हूं। यहाँ पे ये देखिए इस तरह के आपके सेल दिख रहे हैं, ये सेल, ये आपके सर्टोरी सेल कहलाते हैं, और ये क्या करते हैं? आपके जर्म सेल को यहाँ पे पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, ये पोषण प्रदान करते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिड्यूस्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग और गैस इज रिड्यूस्ड इन द रिडक्शन प्रोसेस। निम्न में से कौन सी गैस अपचयन प्रक्रिया में अपचित होती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस अपचयन प्रक्रिया में अपचित होती है? ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन या हाइड्रोजन। ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन या हाइड्रोजन। ठीक है,
चलो, तो यहाँ पे जो अपचयित होती है रिडक्शन प्रोसेस में रिड्यूस जो गैस होती है वो गैस आपकी होती है हाइड्रोजन। क्या होती है? हाइड्रोजन हुआ करती है। रिडक्शन जो प्रक्रिया होती है, रिडक्शन प्रक्रिया होती है और उसमें ऑक्सीजन जुड़ा करती है। क्या होती है? ऑक्सीजन आपकी जुड़ती है रिडक्शन प्रक्रिया में, ठीक है, और ऑक्सीडेशन में टूटती है। ऑक्सीजन जुड़ती है रिडक्शन प्रक्रिया में, अपचयन प्रक्रिया में। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या होता है? टूट जाता है। हाइड्रोजन क्या होता है? आपका छूटता है, यानी कि वो आपका क्या हो जाता है? अपचयित हो जाता है। अपचयित, अपचित हो जाता है, ठीक है। तो आंसर होगा हाइड्रोजन। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये वाला याद रखना, ये वाला सवाल याद रखना, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मेनली यूज्ड इन हैंड सैनिटाइजर? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मुख्य रूप से हैंड सैनिटाइजर में उपयोग किया जाता है? एल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, एल्कोहल या कीटोन? कौन सा आपका यहाँ पे यौगिक है मुख्य रूप से हैंड सैनिटाइजर में उपयोग किया जाता है? एल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, एल्कोहल या कीटोन? तो हैंड सैनिटाइजर में आप सभी को पता है, आपने पूरे कोविड के दौरान सबसे ज्यादा कुछ इस्तेमाल किया वो हैंड सैनिटाइजर ही किया है, और उसमें एल्कोहल आपका इस्तेमाल किया जाता है। उसमें आपका क्या किया जाता है? एल्कोहल आपका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी लोग पढ़िएगा, अगला सवाल आप सभी लोग पढ़िएगा, ठीक है। तभी तक 1 सेकेंड का टाइम दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे आपका सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव पेट में मौजूद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव पेट में मौजूद नहीं है? देयर आर 3 एंजाइम्स प्रेजेंट इन अवर स्टमक। कौन कौन से? पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। तो एंजाइम मानव पेट में मौजूद नहीं होता, वो कौन सा नहीं मौजूद होता? ट्रिप्सिन नहीं मौजूद होता, ठीक है, ट्रिप्सिन नहीं मौजूद होता। ट्रिप्सिन जो आपका एंजाइम है जो पाचन में मदद करता है, वो आपका छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकला करता है। कहां से निकलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका निकलता है। बाकी जो हार्मोन है, पेप्सिन हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया और म्यूकस हो गया, ये तीनों हार्मोन आपके स्टमक से निकला करते हैं। कहां से निकलते हैं? आपके पेट, आपके स्टमक से निकला करते हैं, ठीक है। चलिए, अगला सवाल। नेम द ग्लैंड विच इज प्रेजेंट अबव अवर किडनी। हमारे गुर्दे के ऊपर मौजूद ग्रंथि का नाम बताइए। हमारे गुर्दे के ऊपर मौजूद ग्रंथि का नाम बताइए। अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूषिका ग्रंथि, जननांग या लार? ठीक है। नेम द ग्लैंड विच इज प्रेजेंट अबव अवर किडनी। हमारे गुर्दे के ऊपर कौन सी ग्रंथि मौजूद होती है? तो वो एड्रिनल ग्रंथि होती है, अधिवृक्क ग्रंथि होती है हमारे गुर्दे के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये आपकी किडनी है, इसमें त्रिभुज के आकार की ये ग्रंथि हुआ करती है। एड्रिनल ग्रंथि किस आकार की है? ट्रायंगल के शेप की है, ट्रैंगुलर ग्रंथि है, ट्रैंगल के आकार की ये ग्रंथि आपकी अधिवृक्क ग्रंथि कहलाती है। और ये एड्रीनलिन हार्मोन का स्रावण करती है। एड्रीनलिन हार्मोन, जिसे आपका 3F हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? 3F हार्मोन भी कहा जाता है। और इसी को इमरजेंसी, आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इमरजेंसी हार्मोन यानी आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और ये अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसके दो भाग होते हैं, अंदर वाला भाग को कहते हैं एड्रिनल मेडुला और बाहर वाले को कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है ना। एड्रिनल कॉर्टेक्स, जहां से कॉर्टिसोल हार्मोन भी निकला करता है। कौन सा निकलता है? कॉर्टिसोल हार्मोन भी निकला करता है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ अवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारे उत्सर्जन तंत्र की मूल इकाई क्या है? उत्सर्जन तंत्र की मूल इकाई का मतलब हमारा उत्सर्जन तंत्र किससे मिलके बना है? ठीक है, न्यूट्रॉन से मिलके बना है, न्यूरॉन से मिलके बना है, नेफ्रॉन से मिलके बना हुआ है, या न्यूक्लियॉन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ अवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारे उत्सर्जन तंत्र की मूल इकाई क्या है? न्यूट्रॉन, न्यूरॉन या नेफ्रॉन या न्यूक्लियॉन? बताओ। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो हमारी इकाई है वो नेफ्रॉन्स होता है। क्या? हमारी किडनी, देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम का भाग क्या है? किडनी, यानी कि आपका वृक्क,
क्या होती है, वृक जो है वो आपका उत्सर्जन तंत्र का भाग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम यही करता है यूरिया का फिल्ट्रेशन। भाई यूरिया का फिल्ट्रेशन कौन करता है, मेन उत्सर्जन तंत्र का काम क्या होता है, यूरिया का फिल्ट्रेशन करना, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होगा, यू आपका नेफ्रॉन होगा। और जो आपका नेफ्रॉन होता है वही क्या करता है, फिल्ट्रेशन में मदद करता है। इट हेल्प्स फिल्टर ब्लड थ्रू यूरिया, ठीक है। यह यूरिया के जरिए खून को फिल्टर करने में मदद करता है। यह मानव की धमनियों और सिराओं से जुड़ा होता है। तो नेफ्रॉन जो है ना, नेफ्रॉन यही है आपकी बेसिक यूनिट, बेसिक फंडामेंटल यूनिट। मैंने आपको बताया भी है कि किडनी आपके कई सारे नेफ्रॉन्स से मिलके बनी होती है। व्हाट इज द कलर ऑफ एजीबीआर, एजीबीआर का रंग कैसा होता है, ये अगला सवाल है आपके सामने, एजीबीआर का रंग कैसा होता है। एजीबीआर सिल्वर ब्रोमाइड, क्या कहते हैं इसको, सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। इसका रंग कैसा होता है, तो जो ये सिल्वर ब्रोमाइड होता है ये आपका पीले रंग का होता है, ठीक है। आपका कैसा होता है, पीले रंग का आपका होता है, याद रखेंगे। सिल्वर ब्रोमाइड किस तरह का होता है, पीले रंग का। गाइस बहुत शानदार कोर्स है, एक बार मैं फिर से बता दूं, एसएससी सीजीएल टीयर 2 सभी लोगों के साथ प्लीज शेयर करिए। क्रैश कोर्स क्वांट और इंग्लिश का बहुत शानदार बैच, सौरभ कोड से आपको इस बैच में, सौरभ कोड से इस बैच में मिलने वाले हैं पूरे 50% का डिस्काउंट। और यहाँ पे ये बैच आपको मिलेगा 749 में, कितने में मिलने वाला है, 749 में मिलने वाला है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे कोड आपको लगाना है सौरभ, और ये 749 में आपको और ज्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चलिए तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, सभी को ज्वाइन करना है। अगला सवाल, नेम द नॉन मेटल विच हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उस अधातु का नाम बताइए जिसका गलनांक और कथनांक उच्च होता है, ठीक है। नेम द नॉन मेटल विच हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उस अधातु का नाम बताइए जिसका गलनांक और कथकांक उच्च होता है। गैलियम, डायमंड, सीजियम या लेड। नेम द नॉन मेटल। गाइज इस तरह के सवाल काफी कंफ्यूजिंग होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर देखो तो तुमसे अधातु का नाम पूछा है, किसका नाम पूछा है, अधातु यानी नॉन मेटल। गैलियम मेटल होता है, सीजियम मेटल होता है, और लेड भी क्या होती है, धातु होती है। ये बताओ, एक ही ऑप्शन तो है हीरा, जो कि क्या होता है, अधातु होता है। तो यहां पे अगर आप नहीं भी जानते थे आंसर तो आप आंसर कर सकते थे। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डायमंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्या होगा आंसर, डायमंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 11वां सवाल सभी लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में पाइलोरिक स्पिंटर का सही स्थान होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट लोकेशन ऑफ पाइलोरिक स्पिंटर इन ह्यूमन बॉडी, है ना। कौन सा यहाँ पे पाइलोरिक स्पिंटर का सही स्थान है, मौखिक गुहा यानी ओरल कैविटी और ईसोफेगस ग्रास नली के बीच में, ईसोफेगस या स्टमक के बीच में, ग्रास नली और पेट के बीच में, स्टमक या डुओडेनम पेट और लघ्वांत्राग्र के बीच में, या डुओडेनम या जेजुनम यानी कि लघ्वांत्राग्र और मध्यांत्र के बीच में, कहाँ पे आपका होता है, कहाँ पे आपका होता है पाइलोरिक स्पिंटर। तो ये एक प्रकार का दरवाजा है, क्या है, एक प्रकार का आपका ये क्या है, गेट है, दरवाजा है। एक आपका क्या है, वहां पे नॉब है, या आप कह सकते हैं वॉल्व, क्या कहते हैं, वाल्व कह सकते हैं, ढक्कन कह सकते हैं। ये जो मौजूद होता है ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो शुरुआती भाग होता है डुओडेनम यानी लघ्वांत्राग्र, उसके बीच में होता है। आमाशय और पेट के बीच में पाइलोरिक स्पिंटर होता है। जैसे ये देखो, ये तुम्हारी हो गई ग्रास नली, ये क्या हो गई, ग्रास नली। ये हो गया पेट, पेट के ऊपरी वाले हिस्से को फंडस कहा जाता है, पेट के ऊपरी वाले हिस्से को फंडस कहा जाता है, इसको बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक आपको इस तरह से ऐसे दरवाजा दिख रहा है ना, ये जो दरवाजा है, ये दरवाजा, ये जो आपका दरवाजा है, यही पाइलोरिक स्पिंटर होता है, जो कार्टिलेज से बना होता है। कैसे बना होता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, ये कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है यानी कार्टिलेज से बना दरवाजा। और ये सी के आकार का, ये क्या है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे ऊपरी भाग, ये याद रखिएगा सी के आकार का होता है ना, सी के आकार का होता है। और आपका इसको क्या कहते हैं, डुओडेनम कहते हैं, क्या कहते हैं, डुओडेनम इसको बोला जाता है, लघ्वांत्राग्र। यहीं पे मौजूद होता है पाइलोरिक स्पिंटर, ठीक है। एक तरह का दरवाजा आपका मौजूद होता है। क्लियर है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्निंग ऑफ आइस विच वी कट व्हेन वी कट एन अनियन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्याज को काटने पर आंखों में जलन के लिए जिम्मेदार होती है। निम्नलिखित में से
कौन सी गैस प्याज को काटने पर आंखों में जलन के लिए जिम्मेदार होती है? क्लोरीन गैस, हीलियम गैस, सल्फर गैस या मीथेन गैस? कौन सी ऐसी गैस है जो आंखों में जलन के लिए जिम्मेदार है? वो होता है सल्फर गैस। कौन सी होती है? सल्फर गैस आपकी निकलती है। जब आप प्याज काटते हो ना, तो प्याज काटते हो तो वहां पे कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड आपका निकलता है। कौन सा एसिड निकलता है? सल्फ्यूरिक एसिड निकलता है। और इसमें जो सल्फर मौजूद होता है वही आपके आंख के जलने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, वही आपके आंख के जलने के लिए जिम्मेदार होता है। विरंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? नेम द गैस यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अगला सवाल, नेम द गैस विच इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। विरंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन? कौन सी गैस आपकी होती है? तो जो आपकी गैस होती है ब्लीचिंग पाउडर में, यहाँ पे प्रिपरेशन में, तो आपकी गैस होती है कौन सी? क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? क्लोरीन गैस का इस्तेमाल आपका किया जाता है। जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड जिसे कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड कहते हैं जिसे, विरंजन चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर है ना, विरंजन चूर्ण जिसे कहते हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम से बनता है। जब आप स्लेक्ड लाइम में कैल्शियम सॉरी क्लोरीन गैस पास करते हो, जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे स्लेक्ड लाइम के नाम से जाना जाता है, CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है? आपका क्षार है। और इसमें जब क्लोरीन गैस पास करते हो तो विरंजन चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 बनता है, साथ में आपका बनता है पानी। और याद रखिएगा स्लेक्ड लाइम जो होता है, स्लेक्ड लाइम ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड से, जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसे? क्विक लाइम बोला जाता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? क्विक लाइम, क्विक लाइम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। जब इसमें कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाया जाए तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन मिलाया जाए तो बनता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, जो ब्लीचिंग पाउडर विरंजन चूर्ण के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अगला सवाल है, मेमोरी लॉस वुड लॉस्ट लाइकली टू बी ड्यू टू अ माल फंक्शन ऑफ विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। स्मृति हानि सबसे अधिक मस्तिष्क के किस भाग की खराबी के कारण होता है? मेमोरी लॉस, स्मृति हानि, यानी कि आपके शरीर में किस मतलब मस्तिष्क में, सर में चोट लगी तो कौन से वाले भाग में आपके चोट लगेगी तो आपको वहां पे मस्तिष्क का मतलब वहां पे स्मृति हानि होगी। वहां पे आपको क्या होगा? स्मृति हानि होगी। तो याद रखिएगा जो प्रमस्तिष्क वाला भाग है, सेरिब्रम वाला भाग है, अगर इसमें चोट लगी, ये सबसे बड़ा भाग है ना, ये आपका लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का, ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, लार्जेस्ट पार्ट है ये ह्यूमन ब्रेन का, सेरिब्रम। इसमें अगर चोट लग गई तो आपका वहां पे स्मृति हानि हो सकती है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए और सेरिबेलम, सेरिबेलम, मेडुला और पॉन्स, ये क्या है? आपके पश्चिम मस्तिष्क, हिंड ब्रेन के भाग होते हैं तीनों, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला और पॉन्स, ये तीनों किसके भाग हैं? ये हिंड ब्रेन के भाग होते हैं। ठीक है, हिंड ब्रेन के भाग होते हैं। सेकंड लार्जेस्ट ब्रेन आपका पश्चिम मस्तिष्क आपका होता है। याद रखेंगे एक और बात कि जो ये आपके सामने फिगर दिख रहा है, ये बड़ा सा, ये पूरा प्रमस्तिष्क कहलाता है। क्या कहलाता है? ये फोर ब्रेन कहलाता है, प्रमस्तिष्क वाला सेरिब्रम वाला पार्ट कहलाता है। इतना बड़ा सा, चार रंग दिख रहा है, पूरा का पूरा सेरिब्रम है। सेरिब्रम में चार लोब होते हैं। फ्रंटल लोब ये नीला वाला हो गया, पीला वाला पेरिटल लोब, लाल वाला ऑसिपिटल, हरा वाला टेम्पोरल लोब। जो टेम्पोरल लोब होता है यही आपका महत्वपूर्ण है। टेम्पोरल लोब में आपका क्या मौजूद होता है? हिप्पोकैम्पस। क्या मौजूद होता है? हिप्पोकैम्पस। ये जो आपका दिख रहा है ना हरा वाला भाग, इसी के अंदर आपका क्या मौजूद होता है? इस प्रकार का एक आपका हिप्पोकैम्पस मौजूद होता है। और ये जो आपका हिप्पोकैम्पस इसके अंदर मौजूद है, ये हिप्पोकैम्पस क्या कहलाता है? हार्ड डिस्क ऑफ ह्यूमन ब्रेन। क्या कहलाता है? हार्ड डिस्क ऑफ ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क का हार्ड डिस्क कहलाता है। और यही जो है था, यही इसी पे क्या स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में क्या स्टोर होता है? मेमोरी। क्या स्टोर होता है? मेमोरी, यानी कि याददाश्त। यानी कि अगर आपके चोट लगा टेम्पोरल लोब वाले पार्ट में, अगर एकदम प्रेसाइजली बोलूं तो अगर टेम्पोरल लोब वाले भाग में चोट लगा और आपका जो हिप्पोकैम्पस है वो आपका प्रभावित हो गया, तो आपको वहां पे स्मृति हानि, मेमोरी लॉस वहां पे हो सकता है। क्लियर है? चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, रेडियन पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ, रेडियन पर सेकंड किसकी इकाई होती है? तो रेडियन पर सेकंड, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो गेंद है वो क्या बना रही है? समय के साथ जैसे जैसे गेंद इधर आ रही है
तो वैसे वैसे समय के साथ यहाँ पे केंद्र में क्या बना रही है, एक कोण का निर्माण कर रही है। क्या कर रही है, कोण का निर्माण कर रही है। तो यानी कि आपका समय के साथ यहाँ पे एंगल में परिवर्तन आ रहा है, यही यही क्या कहलाता है, रेडियन पर सेकेंड। ये एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग आपका हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि आपका क्या है, कोण का समय के साथ परिवर्तन की दर, कोण का समय के साथ परिवर्तन की दर क्या कोणीय वेग कहलाती है। ठीक है, कोणीय वेग कहलाती है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, देख रहे हो, ये आपका क्या होता है, सर्कुलर मोशन में होता है, वृत्तीय गति में होता है। ये सर्कल में आपकी गेंद घूमती जा रही है इधर इधर, है ना, ये आपकी गेंद इधर पे घूमती जा रही है। ठीक है, और कोण आपका केंद्र पे बनाती जा रही है। Which of the following act as a junction between large intestine and small intestine? निम्नलिखित में से कौन बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच एक संधि के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में एक संधि के रूप में कार्य करता है। इलॉसिकल वॉल्व, पाइलोरिक वॉल्व, ईसोफेगल स्पिंटर या रेक्टल स्पिंटर। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जंक्शन के रूप में कार्य कौन किया करता है। तो जो ये जंक्शन के रूप में कार्य करता है गाइस, ये आपका कौन करता है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में इलॉसिकल वॉल्व इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलॉसिकल वॉल्व हम इसको कहते हैं। ये देखिए, ये आपका क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन वाला भाग। ठीक है, और ये आपका किससे जुड़ा है, लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी बड़ी आंत हो गई, लार्ज वाली इंटेस्टाइन हो गई, और ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल वाली लार्ज से जुड़ी है, इसको क्या बोलते हैं, इलॉसिकल वाल्व हम कहा करते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इलॉसिकल वाल्व। बोला है, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड बाय थ्राइस ऑफ इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डिक्रीज्ड टू 1/4, देन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यदि तार की लंबाई उसकी लंबाई से 3 गुना बढ़ा दी जाती है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटाकर 1/4 कर दिया जाता है तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए, रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का फॉर्मूला कितना होता है, रो एल अपॉन ए होता है प्रतिरोध का फॉर्मूला। ठीक है, आपका यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी है, रो क्या है, ये आपका प्रतिरोधकता होता है। ये आपका जो है ये बदलता नहीं है, ये किसी भी वस्तु के लिए हमेशा समान होता है। यानी रेजिस्टेंस लंबाई पे है ना, कि तार कितना लंबा है और उसका काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका कितना है, उस पर निर्भर करता है। तो अगर आपका नया रेजिस्टेंस निकालना है, उसमें लंबाई क्या कर दिया गया है, तार की 3 गुना कर दिया गया है, और उसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को घटा करके कितना कर दिया गया है, 1/4। तो 4 ऊपर जाएगा, ये बनाएगा 12 रो एल अपॉन ए, और ये रो एल अपॉन ए पुराना वाला प्रतिरोध था, नया वाला प्रतिरोध 12 गुना हो जाएगा। नया वाला प्रतिरोध आपका यहाँ पे 12 गुना हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 12R। क्या हो जाएगा, आंसर 12R के बराबर आपका हो जाएगा। When the white light enters a glass prism from air, the angle of deviation is third least for। जब सफेद प्रकाश हवा को कांच के प्रिज्म से प्रवेश करता है तो विचलन कोण किसके लिए तीसरे नंबर पर सबसे कम होता है, तो वो होता है पीली लाइट। कौन सी होती है, पीली बत्ती होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये विजिबल लाइट आ रही है, ये 7 रंगों में यहाँ पे टूट रही है, विजिबल लाइट आपकी 7 रंगों में टूट रही है। तो सबसे कम विचलित होगी लाल रंग, कौन सी, रेड लाइट। उसके बाद सबसे कम विचलित आपकी जो लाइट होगी वो होगी आपकी ऑरेंज लाइट। कौन सी होगी, ऑरेंज लाइट। और फिर इसके बाद तीसरी नंबर पे सबसे कम विचलित होने वाली लाइट है येलो। सबसे ज्यादा विचलित होने वाली लाइट कौन सी है, वायलेट लाइट। सबसे ज्यादा विचलित वायलेट लाइट होती है। जो रेड लाइट होती है उसका तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ मैक्सिमम होता है। जो वायलेट लाइट है उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैक्सिमम आपकी होती है। वेवलेंथ जो होती है, वेवलेंथ जो होती है वो आपकी क्या होती है, मिनिमम होती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। What is the cause for the spherical shape of liquid drop? तरल बूंद के गोलाकार आकार का कारण क्या है। जैसे ये देखिए, तरल बूंद ये गोलाकार है, तो इसका जो कारण है ये सतही तनाव होता है। क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है, पृष्ठीय तनाव, पृष्ठीय तनाव या सतही तनाव आप कह सकते हैं। पृष्ठीय तनाव, पृष्ठीय तनाव या आपका सतहीय तनाव आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सरफेस टेंशन। Which of the following electromagnetic waves has the minimum wavelength? निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम आपकी होती है गामा किरणों की।
क्योंकि मैंने आपको बताया था गामा किरणों का जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम होती है, आवृत्ति इनकी आवृत्ति मैक्सिमम है, यानी आवृत्ति मैक्सिमम है, यानी जो आपकी तरंग दैर्घ्य होगी वो न्यूनतम होगी। ठीक है, इसी तरह रेडियो वेव्स जो होती हैं ये भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, है ना, रेडियो वेव, है ना, रेडियो तरंगे, इनका जो वेवलेंथ है यानी कि तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य मैक्सिमम होता है, इसीलिए जो इनकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम होती है। ठीक है, ये आवृत्ति को दर्शाता है, ये किसको दर्शाता है, फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है, म्यू बोलते हैं इसे, म्यू फ्रीक्वेंसी। और जो लैम्डा होता है ये आपका तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ को दर्शाया करता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सेकंड नंबर की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सेकंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक्स रेज की होती है, सेकंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी एक्स रेज की होती है। ठीक है, वो विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स स्प्रेड काला अजर डिसीज, काला अजर डिसीज कौन फैलाता है, देखिए जो आपका काला अजर डिसीज होता है ये आपका प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, किससे होता है, प्रोटोजोआ यानी कि प्रजीव गण से होने वाला ये आपका रोग होता है, किससे होता है, प्रजीव गण से। लिशमानिया डोनोवानी, क्या नाम है उस प्रजीव गण का, लिशमानिया, लिशमानिया डोनोवानी, नहीं, लिशमानिया डोनोवानी, है ना। आंसर तो यहाँ पे इस सवाल का होगा क्या आपका, सैंड फ्लाई से होता है, याद रखिएगा सैंड फ्लाई से होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो लिस्मानिया डोनोवानी बिल्कुल करेक्ट है, लिस्मानिया डोनोवानी ही नाम है उस प्रोटोजोआ का जिससे आपका काला आजारी रोग होता है ना, सैंड फ्लाई ये फैलाता है, लिस्मानिया डोनोवानी प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। अगला सवाल है, इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 27, देन इफ एन एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 27, देन हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन दिस एलिमेंट, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 27 है तो इस तत्व में कितने कोश होंगे। तो ये जो 27 होता है ये किसका होता है, कोबाल्ट का होता है, पहली बात तो ये जान लो, कोबाल्ट जो धातु होती है उसका आपका 27 होता है परमाणु संख्या, है ना, परमाणु संख्या। और अगर इसका आप निकालोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और यहाँ पे 3d7, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, जहां पे अगर देखोगे तो ये हो गया पहला कोश के सेल जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ पे देखोगे तो ये आपका हो गया 2 यहाँ पे है ना, 2 यहाँ पे है तो ये हो गया एल सेल जहां पे 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर 3, 3 और 3 ये क्या हो गए आपके एम सेल हो गए, ये तीनों मिला करके 3 नंबर क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन जो होता है, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो वहां पे एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, 2, 8, 7, 17। और ये देखो ये है आपका 4s2, ये क्या है एन सेल, एन सेल में कितने हैं 2, तो यहाँ पे कितने कोश हैं, 4 कोश हैं, सारे के सारे के एल एम और एन चारों के चारों कोश आपके यहाँ पे मौजूद है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल, एक लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है, तो 0 होता है, याद रखिएगा लेड पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, क्या होता है, ग्रेफाइट से बनी होती है, लेड पेंसिल ग्रेफाइट से बनी होती है। ठीक है, और आपका इसमें किसी भी प्रकार का लेड मौजूद नहीं होता, बहुत अच्छा सवाल है, लेड पेंसिल ग्रेफाइट से बनी होती है, इसमें आपका किसी भी प्रकार का कोबाल्ट सॉरी लेड धातु यहाँ पे नहीं मौजूद होता है, तो आंसर होगा 0। क्लियर, चलो तो यहीं पे आज का क्लास खत्म करते हैं गाइस, और सारी चीजें हमने देख ली, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने देख ली। ऑलिव बोर्ड ने अपना एसएससी सीजीएल टीयर 2 का क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, बहुत ही शानदार क्रैश कोर्स है, और इस क्रैश कोर्स में आप जैसे ही अप्लाई करोगे कोड यहाँ पे सौरभ, तो ये सौरभ कोड अप्लाई करते ही मॉनसून ऑफर में गाइज आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, और ये 749 में मिलने वाला कोर्स है। ठीक है, कितने में मिलेगा, 749 में मिलेगा। 40 यहाँ पे टीयर 2 के क्वांट के मॉक टेस्ट मिलेंगे, 40 आपको टीयर 2 के इंग्लिश के मॉक टेस्ट मिलेंगे, 29 टेस्ट आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे इंग्लिश के और क्वांट के, और आपका वैलिडिटी भी अच्छी खासी आपको मिलने वाली है इस कोर्स में। आपका सौरभ सर जो है वो क्वांट एक्सपर्ट आपको मैं यानी कि 2 घंटे की यहाँ पे लाइव क्लास आपकी लूंगा, रोज मंडे से सैटरडे तक आपकी लाइव क्लास आपके परीक्षा तक आपका यहाँ पे चलने वाली है 2 घंटे की, तो बहुत ही शानदार ये बैच होने वाला है जहाँ पे 2 घंटे की आपकी लाइव क्लास यहाँ पे होने वाली है। उसी तरह सबा मैम इंग्लिश की बहुत शानदार फैकल्टी हैं, ये भी आपकी 2 घंटे की रेगुलर लाइव क्लास सोमवार से शनिवार तक लेने वाली हैं।
इसी तरह मॉनसून का बिग बैश ऑफर चल रहा है, ये 11 जुलाई तक हर चीज में 50% का डिस्काउंट है सौरभ कोड पे। सौरभ कोड लगाओगे, चाहे 6 महीने चाहे 12 महीने की वैलिडिटी लेते हो, आप एसएससी एलीट लेते हो या एसएससी प्लस रेलवे एलीट लेते हो, कुछ भी लेते हो, वहां पे अगर आप एलीट वाला भाग लेते हो, यहाँ पे सारे मॉक टेस्ट का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे 50% डिस्काउंट में अगले 1 साल तक। और अगर आप वीडियो कोर्सेज चाहते हो तो आप सुपर एलीट ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे सारे आपको वीडियो कोर्सेज भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, सारे वीडियो कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे, साथ में पीडीएफ सारे क्लास की। और जो एलीट वाला पैक है वो इसमें इंक्लूडेड रहेगा, सारे मॉक टेस्ट भी आपको इसमें मिल जाया करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहीं पे खत्म करते हैं आज की क्लास को। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। साइंस बाई सौरभ सर मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पे आप मुझे पीडीएफ्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो आप मेरे से यहाँ पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो लाइक शेयर और कमेंट करिएगा, बढ़िया से बताइएगा कैसा लगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।